हेलो एस्पिरेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम के प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। सारथी बैच का आज लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। मैटरनिटी नर्सिंग हमने स्टार्ट किया है पीआर यादव का, तो चलो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने 20 एमसीक्यूज किए थे। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होता है और क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन ये है। आफ्टर द फर्टिलाइज्ड ओवम हैज इम्प्लांटेड इटसेल्फ द एंडोमेट्रियम इज नोन एज। लास्ट में ही मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया था, फिर से रिपीट ये क्वेश्चन आया है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसका आंसर जरूर आता होगा। हम उसे क्या कहते थे? डेसिडुआ कहते थे। ये कह रहा है कि इम्प्लांटेशन के बाद जो भी ये स्टोरी है सुना रहा है ना, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवम हैज इम्प्लांटेड इटसेल्फ, ओवम इम्प्लांट हो जाता है। और ये पूछ क्या रहा है हमको कि एंडोमेट्रियम को हम क्या कहते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि प्रेग्नेंट फीमेल में जो एंडोमेट्रियम होती है उसे हम डेसिडुआ का नाम देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द कार्डिनल फंक्शन ऑफ डेसिडुआ इज। ये अब हमसे डेसिडुआ का फंक्शन पूछ रहा है। ये डेसिडुआ क्या है? वही यूट्रस की थर्ड लेयर, सबसे इनरमोस्ट लेयर, जिसे हम एंडोमेट्रियम का नाम देते हैं। उसका फंक्शन क्या है? तो क्या ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है? तो बिल्कुल नहीं, इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करता। क्या ये प्रोड्यूस करता है हार्मोन्स को? तो नहीं है, हार्मोन प्रोडक्शन नहीं होता इससे। ऑल ऑफ द अबव ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो लास्ट में बच क्या गया? देखो, अब एलिमिनेशन से इसको मैं पढ़े बिना टिक लगा सकता हूँ। ये जो जिस तरह से मैंने ये सॉल्व किया, इसे ही एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। तो लास्ट पे क्या है? मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। हाँ बिल्कुल, जो डेसिडुआ है यही तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करती है, क्योंकि इसी डेसिडुआ में जो इम्प्लांट है, इसी डेसिडुआ में जो वो डेवलपिंग एम्ब्रियो या जो वो जाइगोट के बाद एम्ब्रियो ब्लास्टोसिस्ट, जो वो एम्ब्रियो बना है, ठीक है, वो एम्ब्रियो कहाँ इम्प्लांट होगा? ठीक है, जो ब्लास्टोसिस्ट है वो कहाँ इम्प्लांट होगा? वो इसी डेसिडुआ में इम्प्लांट होता है। इज इट क्लियर? ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि फंक्शन ऑफ डेसिडुआ इज हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। फंक्शन क्या है डेसिडुआ का? ये हेल्प करता है मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी को बाय प्रोवाइडिंग गुड साइट फॉर इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के लिए गुड साइट प्रोवाइड करता है। गिव न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको? ग्रोइंग ओवम। जो ग्रोइंग ओवम है, जो ग्रोइंग वो सेल है, उसको ये क्या करता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है इन अर्ली स्टेजेस, शुरुआत की स्टेज में। उसके बाद तो प्लासेंटा बन जाएगा और प्लासेंटा का काम है फिर बिफोर प्लासेंटल डेवलपमेंट एंड इनहिबिट डीपर पेनिट्रेशन ऑफ ट्रोफोब्लास्ट इन यूट्राइन बॉल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज्यादा ये। और ये क्या करता है? डेसिडुआ प्रिवेंट करता है किसको? जो पेनिट्रेशन, जब इम्प्लांटेशन होगी वो इम्प्लांटेशन डेसिडुआ में ही हो, कहीं वो ज्यादा अंदर पेनिट्रेट ना कर जाए तो प्रॉब्लम कॉज होगा। क्लियर? तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द डेसिडुअल लेयर थ्रू विच सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा इज टेक प्लेस। ये अब हमसे पूछ रहा है कि डेसिडुअल लेयर में हमको बताओ कौन सी वो लेयर है जहां से हम सेपरेट कर सकते हैं प्लासेंटा, मतलब डेसिडुआ और प्लासेंटा बीच में कौन सी लेयर है जो इसे सेपरेट करती है। तो मैं आपको पहले बताता हूँ, 3 लेयर्स यहाँ पे देखने को मिलती है हमको। आफ्टर इम्प्लांटेशन के बाद डेसिडुआ 3 तरह की हो जाती है। इम्प्लांटेशन मतलब डेसिडुआ है क्या, पहले तो ये समझो। यूट्रस की 3 लेयर, सबसे बाहर वाली लेयर नाम जल्दी कमेंट में बताइए, मिडल लेयर उसका नाम कमेंट में बताइए, और सबसे अंदर वाली जो लेयर है उसका नाम क्या था? एंडोमेट्रियम। बट अब प्रेगनेंसी के टाइम पे हम उस एंडोमेट्रियम को क्या बोलते हैं? डेसिडुआ बोलते हैं। अब वो डेसिडुआ में जब इम्प्लांटेशन होगी तो उस इम्प्लांटेशन के बाद हम डेसिडुआ 3 तरह की हो जाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है हमको? क्वेश्चन क्या पूछा गया है? द डेसिडुअल लेयर थ्रू विच सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा इज टेकिंग प्लेस। ये बोल रहा है कि सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा कहां से हुई है, उस लेयर का नाम क्या है। तो मैं डायरेक्ट आपको नाम बता रहा हूं, इसका नाम है डेसिडुआ बेसिलिस। अब ये डेसिडुआ बेसिलिस क्या है, पैरेटेलिस क्या है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करता हूं। और देखो डायग्राम भी है तो डायग्राम से ज्यादा समझ आएगा। देखो इस डायग्राम को ऐसे समझेंगे हम। ये आप देख सकते हो, डायग्राम आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी। अब समझो इसको। यहाँ पे ये डेसिडुआ है, ठीक है, ये यूट्रस आ गया, यूट्रस के अंदर ये इम्प्लांटेशन हुई है, यहाँ पे ये डेवलपिंग एम्ब्रियो बन रहा है। क्लियर? ये देखो ये डेवलपिंग एम्ब्रियो बन रहा है। अब ये लेयर आप देखोगे, जो यहाँ पे ये वाली लेयर है ना, जो ये वाली लेयर है, ठीक है, ये वाली लेयर जो है ये कौन सी है? ये है डेसिडुआ बेसिलिस। क्लियर? जहां से एग्जैक्टली आप देखो फीटस और मैटरनल साइड जुड़ी हुई है, ये कौन सी है? डेसिडुआ बेसिलिस। क्लियर? उसके बाद देखो यहाँ पे कवरिंग हो रही है, ये कवर कर रहा है किसको? डेवलपिंग फीटस को, डेवलपिंग एम्ब्रियो को कवरिंग हो रही है। इस लेयर को हम बोलते हैं डेसिडुआ कैप्सुलरिस। याद कैसे रहेगा? सिंपल सी बात है, यूट्रस है,
सिंपल सा है, ये यूट्रस है, यूट्रस के अंदर ये यहाँ पे कहीं इम्प्लांटेशन हुई थी, ठीक है। इस इम्प्लांटेशन में ये इम्प्लांटेशन हुई, ये अंदर से एंडोमेट्रियम आ गई, ये एंडोमेट्रियम है, ठीक है, ये अंदर वाली लेयर है, ये एंडोमेट्रियम, यहाँ पे इम्प्लांटेशन हुई है। अब इस इम्प्लांटेशन में जो ये वाली लेयर है यहाँ पे, इसको हम बोलेंगे डेसिडुआ बेसिलिस। अब जो कवर कर रही है, इसको कवर कर रही है इस डेवलपिंग फीटस को, इसको बोलेंगे डेसिडुआ कैप्सुलरिस। और उसके बाद रेस्ट, जो रेस्ट बाकी बच गई, जो रेस्ट बाकी बच गई, ठीक है, जो रेस्ट, अब ये बाकी वाली जो कवरिंग है, जो कवर किसको कर रही है, पूरे यूट्रस को अंदर से कवर कर रही है, देखो इसको क्या बोलेंगे, डेसिडुआ पैरेटालिस। तो वही डायग्राम यहाँ पे बनी हुई है, देखो डेसिडुआ बेसिलिस, ये डेसिडुआ बेसिलिस वाला रीजन, ये कैप्सुलरिस वाला कवर कर रहा है इसको, और उसके बाद रेस्ट जो बाकी बच गया, ये जो है, ये कौन सा है, डेसिडुआ पैरेटालिस। इज इट क्लियर? डायग्राम से आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, समझते हैं क्या लिखा है इसमें, क्या एक्सप्लेनेशन दी गई है। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। सबसे पहला पॉइंट क्या है एक्सप्लेनेशन में, डिफरेंट पोर्शन ऑफ डेसिडुआ आर रीनेम्ड आफ्टर इम्प्लांटेशन। अब मैंने आपको बताया कि इम्प्लांटेशन के बाद डेसिडुआ को हम रीनेम करते हैं, उसके अलग अलग नाम आ जाते हैं। ब्लास्टोसिस्ट इनटू यूट्राइन वॉल एज क्या है, सबसे पहले डेसिडुआ बेसिलिस। कौन सा ये डेसिडुआ बेसिलिस, तो समझेंगे ऐसे। डेसिडुआ बेसिलिस क्या है, पार्ट ऑफ डेसिडुआ लाई बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड स्ट्रेटम बेसिलिस। स्ट्रेटम बेसिलिस और डेवलपिंग एम्ब्रियो के बीच में जो पोर्शन आ जाता है ऑफ यूट्रस एट इम्प्लांटेशन साइट, उसी को हम डेसिडुआ बेसिलिस का नाम देते हैं। सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा आफ्टर डिलीवरी अकर्स हियर। यहीं पे प्लासेंटा की सेपरेशन होगी, यहीं से प्लासेंटा की सेपरेशन होती है। तो यहाँ से एक और एक्स्ट्रा पॉइंट आपको पता चल गया कि प्लासेंटा की सेपरेशन कौन सी साइड से होती है, तो डेसिडुआ बेसिलिस से होती है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डेसिडुआ कैप्सुलरिस क्या है, तो द पार्ट ऑफ द डेसिडुआ दैट सराउंड द ब्लास्टोसिस्ट। जो ये ब्लास्टोसिस्ट है, जो डेवलपिंग फीटस है, उसको जो कवर कर रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डेसिडुआ कैप्सुलरिस। अब सबसे इनरमोस्ट जो आ जाता है, उसका नाम क्या था, डेसिडुअल, इसको डेसिडुअल वेरा भी कहते हैं और डेसिडुअल पैरेटालिस भी कहते हैं। ये क्या है, द डेसिडुअल एक्सेप्ट द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट के अलावा उस साइट को छोड़ के बाकी जो भी बच गया, वो क्या बच गया, वो डेसिडुअल पैरेटालिस बच जाता है। इज इट क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैटरनल कंपोनेंट ऑफ प्लासेंटा इज डेवलप्ड फ्रॉम विच लेयर। मैटरनल कंपोनेंट, देखो प्लासेंटा में दो कंपोनेंट है, एक तो फीटल कंपोनेंट होता है और एक मैटरनल कंपोनेंट होता है ना। फीटस की तरफ से, एम्ब्रियो की तरफ से कोई कंपोनेंट बनता है और एक मैटरनल तरफ से बनता है। और ये हमसे क्या पूछ रहा है कि मैटरनल कंपोनेंट ऑफ प्लासेंटा इज डेवलप्ड फ्रॉम विच लेयर। तो अभी हमने बेसिलिस देख लिया था, तो वहीं से है, इसका आंसर क्या है, डेसिडुआ बेसिलिस इसका आंसर हो जाता है। इज इट क्लियर? यहाँ तक बात समझे। अब देखो रिसेंटली ये क्वेश्चन आया हुआ है, कहाँ पे आया हुआ है, तो केरला PSC में आया हुआ है, स्टाफ नर्स मार्च 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। इज इट क्लियर? तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉर्पस सर्विक्स रेशो अप टू 10 ईयर। अब देखो यहाँ पे सर्विक्स और कॉर्पस का रेशो पूछा है, क्या है। सबसे पहले आपको ये पता चलना है कॉर्पस क्या होता है। तो कॉर्पस सिंपली याद रखो, यूट्रस की बॉडी को कॉर्पस कहते हैं। तो ये पूछ रहा है हमको कॉर्पस का और सर्विक्स का रेशो क्या है। रेशो तो डायरेक्टली आपको याद होगा, बट ये देखो कब पूछ रहा है हमको कि 10 साल की उम्र में रेशो क्या होगा। तो इसका जो आंसर है वो है 1:2। क्लियर? होता क्या है, सर्विक्स बड़ा होता है और जो बॉडी ऑफ द यूट्रस है वो छोटी होती है, कब, 10 साल की उम्र में। इसको आगे नेक्स्ट स्लाइड पे एक्सप्लेन करता हूँ, और भी कुछ पॉइंट्स हैं वो भी, और डायग्राम से भी समझाता हूँ, ज़्यादा समझ आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक्सप्लेनेशन में समझेंगे। जो कार्पस है, जिसको हम बॉडी ऑफ यूट्रस कहते हैं, टू सर्विक्स रेशो अप टू 10 ईयर्स, ठीक है, अप टू एज ऑफ 10 ईयर्स, जिसको हम प्री प्यूबर्टल एज भी कहते हैं, प्यूबरिटी से पहले वाली एज। इसका रेशो क्या है, 1:2। ठीक है, 1:2 इसको रेशो है, मतलब सर्विक्स जो है वो लॉन्गर होता है बॉडी से। इज इट क्लियर? इन रिप्रोडक्टिव एज, जैसे ही रिप्रोडक्टिव एज आती है एक फीमेल की, जो बच्चा पैदा करने के लायक हो जाती है, ठीक है, जिसका यूट्रस डेवलप हो जाता है, अब यूट्रस बढ़ जाएगा तो उसका साइज क्या हो जाता है, उसका रेशो क्या हो जाता है, 2:1 हो जाता है, मतलब बॉडी जो है वो बिगर हो जाती है सर्विक्स से। क्लियर? अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, जैसे ही मीनोपॉज आ जाता है, मीनोपॉज के बाद क्या होता है, यूट्रस एटोनी होती है, यूट्रस श्रिंक हो जाता है, यूट्रस छोटा हो जाता है, वापस से साइज इसका छोटा हो जाता है। इन पोस्ट मेनोपॉजल एज इज एजिंग 1:2, वापस से ये क्या हो गया, 1:2, बिकॉज यूट्रस इज एट्रोफी, यूट्रस एट्रोफी हो जाती है। क्लियर? डायग्राम से समझेंगे और ज़्यादा क्लियर होगा। अब देखो इस डायग्राम में यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे समझेंगे।
इस डायग्राम को यहाँ पे समझो। अब देखो ये एट बर्थ के टाइम पे 1:2 रेशो है, ठीक है। मिनार्के जब पहला मेंस्ट्रुअल, मिनार्के क्या हो गया, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो, जो पहली बार जब एक फीमेल को, एक बच्ची को मेंस्ट्रुअल फ्लो आता है उसे हम क्या बोलते हैं, मिनार्क कहते हैं। मिनार्क पे 1:1 होता है रेशो, और रिप्रोडक्टिव एज में 2:1 होता है। और आफ्टर रिप्रोडक्टिव एज, जो मिनोपॉजल एज, मिनोपॉज के बाद जो है वापस से 1:2 रेशो आ जाता है। क्लियर, इसमें कंफ्यूज मत होना, बहुत ईजी था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द लेंथ ऑफ सर्विक्स इज, देखो ये लेंथ वगैरह पहले पूछा करता था, अब उतने नहीं आते बट फिर भी पता होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता दूं, राक एमएससी नर्सिंग में ये एंट्रेंस में क्वेश्चन आया, 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था कि लेंथ ऑफ सर्विक्स क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए 1 इंच होती है, जो कि 2.5 सेंटीमीटर है। क्लियर, कितना है, 2.5 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? तो देख सकते हो सर्विक्स कहाँ पे होता है सर्विक्स, तो ये देखो सर्विक्स कौन सा हुआ, ये ऊपर जो है यूट्रस है, ये यूट्राइन रीजन आ जाता है, यूट्रस का रीजन, ये देखो बेबी का हेड यहाँ पे है। क्लियर, और ये जो रीजन है ना, ये जो है ये सर्विक्स है। इज इट क्लियर? ये रीजन क्या है, ये सर्विक्स वाला रीजन आ जाता है। क्या बात समझ में आ गई? डायग्राम से और समझ आ गया होगा। अब देखो इसमें क्या है, नेक ऑफ यूट्रस और इंफीरियर नैरो पार्ट ऑफ द यूट्रस, दो तरीके से, यूट्रस की नेक या इंफीरियर मतलब नीचे की तरफ, नैरो पार्ट, नैरो हो रहा है, पतला हो रहा है, ठीक है, नैरो पार्ट ऑफ यूट्रस कॉल्ड सर्विक्स। इट इज अबाउट 1 इंच, 1 इंच होता है, लगभग 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इज इट क्लियर? यहाँ तक बात समझ आ गई। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्विक्स डेवलप्स फ्रॉम, अब ये पूछ रहा है हमको कि सर्विक्स कहाँ से बनता है। देखो क्वेश्चन कब आया हुआ है आपका, पीजीआई रोहतक स्टेट नर्सिंग 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्विक्स कहाँ से डेवलप होता है। याद रखना, फीमेल के जितने भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, वो कहाँ से बनते हैं, तो मुलेरियन डक्ट से, याद रखना। और जो मेल होते हैं उसके कहाँ से बनते हैं, तो वो वॉल्फन्स डक्ट से बनते हैं। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो, डब्ल्यू मीन्स वुमेन, क्लियर, और एम मीन्स मेल, बट यहाँ पे उल्टा करना है आपने, ठीक है। एम मीन्स मेल बट मुलेरियन में फीमेल के पार्ट बनाता है, और डब्ल्यू मीन्स वुमेन बट वुमेन मेल के बना रहा है, वोल्फन डक्ट मेल के बना रहा है। तो जो वोल्फन डक्ट है ये मेल के बनाते हैं, और मुलेरियन डक्ट जो है ये फीमेल की बनाता है। इज इट क्लियर? यहाँ तक बात समझ आ गई। तो आंसर ये है, बट इसकी मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा जहाँ से और क्लियर होगा। तो देखो एक्सप्लेनेशन क्या है, मुलेरियन डक्ट, एमडी इसको शॉर्ट में बोलते हैं, इज द एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर, ये एक एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है दैट डेवलप्स इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, ये डेवलप करता है फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक। क्या क्या, जैसे कि आपकी ओविडक्ट बनती है यहाँ से, उसके बाद यूट्रस, ये ओविडक्ट क्या है, ये वही फैलोपियन ट्यूब है जिनको ओविडक्ट्स भी कहते हैं। ओविडक्ट बनती है, यूट्रस बनता है, सर्विक्स बनता है, और अपर वेजाइना बनता है। कहाँ से? मुलेरियन डक्ट से। अब वॉल्फन डक्ट से हम अगर देखें तो वॉल्फन डक्ट से, डब्ल्यूएलएस से आर द एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर, ये भी एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है, दैट फॉर्म्स मेल इंटरनल जेनेटेलिया, मेल का इंटरनल जेनेटेलिया, जैसे कि एपिडिडाइमिस, ठीक है, टेस्टिस के बाहर जो वो एपिडिडाइमिस होती है, वो एपिडिडाइमिस, उसके बाद वॉस डिफरेंस जो लेके जाती है, ठीक है, वॉस डिफरेंस के बाद सेमाइनल वेसिकल एटसेट्रा, ये कहाँ से बनता है, वॉल्फन डक्ट से बनता है। यहाँ तक बात क्लियर है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, द लेंथ ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, ये क्या पूछ रहा है हमको, लेंथ ऑफ द फैलोपियन ट्यूब रेंजेस फ्रॉम, ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या, बिल्कुल आते हैं। एम्स पटना नर्सिंग ऑफिसर फरवरी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ आप फैलोपियन ट्यूब की कितनी लेंथ होती है। तो ये आपको, ये अब देखो ये याद रखने वाली चीज़ें, ये आपको याद करके रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो आंसर क्या है इसका, तो याद रखेंगे 7 to 12 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। थोड़ा और एक्सप्लेंड वर्जन में बताता हूँ और डायग्राम से भी समझाता हूँ कि किस तरह से क्या है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको फैलोपियन ट्यूब दिखा दूँ, ये देखो इस तरह से ये फैलोपियन ट्यूब आ जाती है। पहले तो एक्सप्लेनेशन पढ़ के बता देता हूँ ताकि फिर बाद में डायग्राम पढ़ के आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी, फैलोपियन ट्यूब जिनको हम ओविडक्ट कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब या जिनको हम ओविडक्ट कहते हैं, आर यूट्राइन ट्यूब्स इज द हॉलो, ये क्या होती हैं, अंदर से खाली होती हैं, हॉलो होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं, सिलेंडर शेप की होती हैं, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब दैट एक्सटेंड फ्रॉम दी, कहाँ से एक्सटेंड होती है, हो रही है लेटरल एंगल ऑफ फंडस, फंडस के मतलब ये यूट्रस है, ये यूट्रस है, और यूट्रस के फंडस वाला रीजन कौन सा हो गया यूट्रस का, तो ये अपर रीजन फंडस रीजन हो गया, और यहाँ से फैलोपियन ट्यूब निकल रही है, ठीक है, लेटरल साइड से, साइड वाली तरफ से, दोनों तरफ से लेटरल साइड से फैलोपियन ट्यूब निकलती है, ठीक है। और कहाँ से स्टार्ट, यहाँ से, और एंड कहाँ पे हो रही है, एंड ऑफ द यूट्रस एंड टर्मिनेट नियर द ओवरी, ठीक है। कहाँ से निकल रही है, फंडस रीजन से निकल रही है, फंडस एंड से निकल रही है, और यूट्रस के, और खत्म कहाँ हो रही है, ओवरी पे खत्म हो रही है, ठीक है। ये इस तरह से यहाँ पे एम्पुला वगैरह बनता है, ठीक है, नीचे वाला रीजन आ गया, उसके बाद ये फिम्बरी शिम्बरी आ गए, और यहाँ पे ये
आपका ओवरी आ गई। तो स्टार्ट यहाँ से हुई एंड यहाँ पे हुआ इसका। इज इट क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी होप सो आपको। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इनर लेयर ऑफ ओविडक्ट लाइंड बाय, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनर लाइन, ये अब हमसे कह रहा है कि जो इनर लाइन है, जो फेलोपियन ट्यूब है, मतलब ये अगर फेलोपियन ट्यूब है ना, तो इस फेलोपियन ट्यूब की अंदर वाली लाइन, मतलब इस वाली, ये जो अंदर वाली दीवारें हैं इनकी बात हो रही है, इनर लाइंस की बात हो रही है, ठीक है, अंदर वाली तरफ से बात हो रही है, ये वाली जो लाइन है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है? इनर लाइन ऑफ ओविडक्ट, इनर लेयर ऑफ ओविडक्ट लाइंड बाय सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखेंगे कि किससे लाइंड होती है, तो सिलेरी कॉलमनर एपिथेलियम से लाइंड होती है, ठीक है। इट्स सीलिया हेल्प टू प्रोपेल द स्पर्म। अब ये सीलिया का क्या काम है, तो फंक्शन आ गया, ये स्पर्म को प्रोपेल करता है, स्पर्म को एग तक पहुंचने के लिए हेल्प करता है टुवर्ड्स ओवरी एंड फर्टिलाइज्ड ओवम टुवर्ड्स यूट्रस। देखो बेसिकली क्या है, ये अगर फेलोपियन ट्यूब है, इस फेलोपियन ट्यूब में जो ये सीलियाज है अंदर की तरफ, ये सीलियाज स्पर्म को अगर ये यहाँ पे स्पर्म है, ये यहाँ पे एग है, तो स्पर्म को हेल्प करेंगे कहाँ की तरफ, एग की तरफ आने के लिए। मतलब एग कहाँ से निकला, ओवरी से, तो ओवरी की डायरेक्शन में, और एग को कहाँ की तरफ करेंगे, यूट्रस की डायरेक्शन में, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में ये हेल्प करते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई? यही लास्ट पॉइंट में लिखा था, क्लियर? यही चीज़ लास्ट पॉइंट में लिखी हुई थी। अब डायग्राम को देखते हैं और डायग्राम से समझते हैं ये सारा खेल क्या है। यहाँ पे देखिए अब आप डायग्राम्स मैंने इसीलिए रखी हैं कॉज पीआर यादव में डायग्राम्स है नहीं बुक में, जो ऑब्जेक्टिव बुक है, डायग्राम में इसीलिए ऐड कर रहा हूँ ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। क्लियर? अब देखो ये यूट्राइन कैविटी आ गई, ये यूट्रस में जो पहला पार्ट जुड़ा हुआ है ना फेलोपियन ट्यूब का, तो फर्स्ट पार्ट क्या है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरमोला, ठीक है, या इसी को हम इंटरस्टिशियल पार्ट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इथमस आ जाता है, इथमस के बाद एम्पुला आ जाता है, एम्पुला के बाद इन्फेंडिबुलम आ जाता है, इन्फेंडिबुलम के बाद ये देखो ये फिम्ब्रीज आ गए, क्लियर, और ये ओवरी आ गई। यहाँ तक बात समझ आ गई? तो ये पूरी डायग्राम थी किसकी, ये पूरी डायग्राम थी फेलोपियन ट्यूब की, क्लियर। तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, फंडस वाले रीजन से हो रहा है, एंड कहाँ पे हो रहा है, ओवरी पे हो रहा है। बात समझ में आ गई क्या? यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है, आपके एम्स पटना में वापस से 2020 में पूछा गया है। पैग सेल आर सीन इन द, पैग सेल कहाँ पे पाए जाते हैं, याद रखना ये फेलोपियन ट्यूब में पाए जाते हैं, ठीक है। डायरेक्टली मैं आंसर आपको बता रहा हूँ इसका, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब में पाया जाता है। देखो यहाँ फेलोपियन ट्यूब लिखा है क्या कहीं पे, यहाँ पे इंटेस्टाइन लिखा है, नहीं, यहाँ नहीं पाए जाते, स्टमक नहीं पाए जाते, वेजाइना में नहीं पाते, ओविडक्ट इसी को तो फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब मैं दिखाता हूँ पैग सेल्स होते क्या हैं और इनका काम क्या है। देखो पहले देख लो, ये पैग सेल्स हैं, ये देखो ये सीलिया वाला रीजन आ गया, ये यहाँ पे सिलेरी सेल्स, ये ठीक है, और यहाँ पे इनके ऊपर ये सीलिया आ गए। अब ये यहाँ पे आप देख सकते हो पैग सेल्स, ये देखो पैग सेल्स प्रेजेंट है, क्लियर। तो ये पैग सेल्स हैं, बीच में प्रेजेंट होते हैं। अब क्या काम है इनका, इस तरह से होते हैं, तो पढ़ते हैं। पैग सेल्स जिनको हम इंटरकैलेटेड कहते हैं, इंटरकैलेटेड बीच में इसलिए इंटरकैलेटेड आर, इंटरकैलरी सेल्स आर नॉन सीलेटेड एपिथेलियम, ये नॉन सीलेटेड है, इनके ऊपर कोई सीलिया नहीं है। सेट प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, ये भी लाइनिंग फेलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होते हैं। और ओविडक्ट जिनको हम कहते हैं 10% टू टोटल सेल्स, सिर्फ 10% होते हैं, ठीक है, नंबर में कम होते हैं। किस लिए होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को ध्यान से देख लो। इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन टू द ओवम एंड ऑल्सो एक्टिवेट द स्पर्म, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको, आपके ओवम को, और साथ ही में ये क्या करता है, ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है ओवम को, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये स्पर्म को एक्टिवेट भी करता है। यहाँ तक बात समझ आ गई, ठीक है। बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्वेस्ट पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज, सबसे नेरो पार्ट फेलोपियन ट्यूब का क्या है, तो याद रखना सबसे नेरो होता है जो यूट्रस के बिल्कुल पास होता है, ठीक है, इंटरस्टिशियल जिसको मैंने कहा, तो वो सबसे इसका नर्वेस्ट पार्ट होता है, क्लियर। तो नर्वेस्ट पार्ट क्या है, इंटरस्टिशियल पार्ट जो है नर्वेस्ट पार्ट आता है। मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में ही कहा है, फर्स्ट लेक्चर में कहा था, इसमें नहीं कहा कि आपने सॉल्व किस तरह से करना है। आप साथ में पेपर पेन प्लीज रखा करो और क्वेश्चन नंबर लिख लिया करो, और इस क्वेश्चन नंबर का आंसर पहले मेरे आंसर देने से पहले आप खुद कोशिश किया करो कि आप खुद से आंसर दो। आपने सही आंसर दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, खुद को अप्रिशिएट करो कि आपकी तैयारी ठीक चल रही है। अगर आपने आंसर ठीक नहीं दिया तो वहाँ पे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है, खुद को अप्रिशिएट यहाँ पे करना है, क्योंकि अब आप नई चीज़ सीखने जा रहे हो। और इन लेक्चर्स को इस तरह आप देखो कि एक बार देखने के बाद आपको ये चीज़ें ना भूलें, इसीलिए मैं धीरे धीरे करके बता रहा हूँ। अब है क्या चीज़,
थोड़ा फास्ट आज मैं इसीलिए चल रहा हूँ बिकॉज आपको भी पता है कि PR यादव बहुत बड़ी बुक है, लगभग 7000 क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं। अभी हम टोटल क्वेश्चन नंबर 30 पे हैं, क्लियर 30 पे अभी हैं, अभी हम बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में हैं, तो धीरे धीरे हमें पेस बढ़ानी पड़ेगी। बट मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि पेस की वजह से क्वालिटी में कहीं भी कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, और मैं कोई भी क्वेश्चन PR यादव का नहीं छोड़ूंगा, मैं हर क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, क्लियर। धीरे धीरे करते जाएंगे, ज़रूर हम इसको कंप्लीट भी करेंगे और सिलेक्शन भी लेंगे। अब मैंने आपको बताया कि आप खुद से आंसर दो और उसके बाद एनालाइज करो, और जो एक्सप्लेनेशन वाली स्लाइड है ना, उस एक्सप्लेनेशन वाली स्लाइड पे रुको, जल्दी मत करो उसे देखने की, ठीक है। वहाँ पे रुको, समझो उन पॉइंट्स को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और वो पॉइंट्स क्योंकि वो पॉइंट्स इस तरह से हैं कि वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, वापस से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, क्लियर। तो आंसर इसका पता चल गया। और क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, तो RRB स्टाफ नर्स 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब देखो डायग्राम से भी दिखाता हूँ और इसके पार्ट्स भी अब समझा देता हूँ। तो इसका आंसर क्या था, इंटरस्टिशियल। अब एक्सप्लेन करेंगे हम चारों पार्ट्स इसके फेलिपियन ट्यूब के, ठीक है। 4 पार्ट ऑफ फेलिपियन ट्यूब्स आर क्या क्या है, तो इंट्राम्यूरल जिसको हम कहते हैं, या इंटरस्टिशियल जिसको हमने कहा, ठीक है। ये क्या है, लाई इन यूट्राइन वॉल, ये कहाँ पे, यूट्राइन वॉल में होता है। लेंथ इसकी 1.25 सेंटीमीटर, डायमीटर 1 mm। नर्वस पार्ट होता है सबसे नैरो, जो कि हमको अभी क्वेश्चन में पूछा गया था, नर्वस पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट होता है इथमस। इथमस की लेंथ होती है 2.3 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2 mm। अब ये लेंथ सेंटीमीटर ये नहीं पूछता, डायरेक्टली फेलिपियन ट्यूब का पूछता है, इतना डिटेल में नहीं पूछता। एम्पुला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है। लेंथ कितनी है इसकी, तो 6 सेंटीमीटर है, डायमीटर 5 mm है। वाइडेस्ट होता है, ठीक है, अभी नैरोवेस्ट पूछा था, कभी वाइडेस्ट पूछा था, आ जाना चाहिए। लॉन्गेस्ट पार्ट बोलेंगे तो तब भी एम्पुला आ जाता है। और यहीं पे साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होती है, याद रखना। और एक एक्स्ट्रा चीज बता देता हूँ, जो भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है वो कहाँ पे होती है, एम्पुलर रीजन में होती है। अब ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है, जब भी जो इम्प्लांटेशन होती है, इम्प्लांटेशन अगर यूट्रस के अलावा कहीं और हो तो उसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी का नाम देते हैं। और मोस्टली कहाँ पे होती है, तो एम्पुलरी रीजन में एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखी जाती है, क्लियर। फर्टिलाइजेशन में और प्रेगनेंसी में फर्क है। फर्टिलाइजेशन का मतलब हो गया एग और स्पर्म का मिलना, और ये कहाँ मिलते हैं, फेलिपियन ट्यूब में मिलते हैं। फेलिपियन ट्यूब में कहाँ मिलते हैं, तो एम्पुला में मिलते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई। और इम्प्लांटेशन क्या हो गया, उस फर्टिलाइजेशन के बाद वो जाइगोट बनता है, जाइगोट बाद में डिवाइड करेगा, मोरुला, ब्लास्टुला, ब्लास्टोसिस्ट, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज आएंगी उसकी, और फिर वो 7th डे क्या करता है, इम्प्लांट कर देता है। जब इम्प्लांटेशन होगी तो कहाँ होगी, इम्प्लांटेशन उसकी होगी यूट्रस की इनर लाइनिंग, जिसको हम डेसिडुआ कहते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, बट ऐसे उसको ना हम क्या नाम देते हैं, ऐसे हम उसको नाम देते हैं एंडोमेट्रियम, क्लियर। और वहां पे जब इम्प्लांट होगा तो वहां पे इम्प्लांटेशन हुई तो ट्रू इम्प्लांटेशन है। बट अगर वहां इम्प्लांट ना होकर ये आपकी फेलिपियन ट्यूब में या अदर देन यूट्रस इम्प्लांट हो जाए तो उसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी का नाम देते हैं। बात समझ आई। जिस तरह से मैं आपको ये सारी चीजें रिलेट कर पा रहा हूँ ना, तो उसी तरह से आप भी अपने ब्रेन को वास्ट रखो, इसी तरह से सारी चीजें पढ़नी है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा तो नहीं है कि टॉपिक वाइज आएगा, बीच में से कुछ भी क्वेश्चन उठ के आ जाता है, क्लियर। तो लास्ट पॉइंट क्या है आपका, इन्फेंडिबुलम यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो ये इन्फेंडिबुलम याद रखना, इन्फेंडिबुलम लास्ट पोर्शन होता है जहाँ से जिसके आगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकले हुए हैं, जिनको हम फिम्ब्रीज बोलते हैं, और फिर आगे आपकी ओवरी आ जाती है, क्लियर। तो डायग्राम से दिखाता हूँ, डायग्राम में ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ये देखो डायग्राम को समझो, ये सबसे पहला पार्ट जो है इंटरस्टिशियल पार्ट आ जाता है, जो कि यूट्रस में, ये देखो ये सबसे नर्वेस्ट पार्ट है। फिर इथमस आ जाता है। इथमस के बाद देखो ये एम्पुला कितना लॉन्गेस्ट एंड वाइडेस्ट, ठीक है। लॉन्गेस्ट सबसे बड़ा, वाइडेस्ट मतलब इसके अंदर इसकी विड्थ भी ज़्यादा है, ठीक है, वाइडेस्ट है। इन्फेंडिबुलम आ गया ये। इन्फेंडिबुलम के बाद ये फिम्ब्रीज लगे हुए हैं, ठीक है। ये जो ओवरी में से एग आएगा ना, इस ओवरी में से जो एग आएगा उसको कैच करने में हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है इसको कैच करने में, ये आपका फिम्ब्री हेल्प करते हैं कैच करने में। होप सो डायग्राम से आपको ज़्यादा क्लियर हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लॉन्गेस्ट पोर्शन द फैलोपियन ट्यूब इज, वापस से यार अभी बता दिया मैंने आपको क्या है, तो इसमें ज़्यादा सोचने वाली कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एम्पुलरी पोर्शन आ गया, सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन कौन सा, एम्पुलरी पोर्शन है, क्लियर। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज, फैलोपियन ट्यूब का फंक्शन क्या है, क्लियर। फैलोपियन ट्यूब को हमने देख लिया, 4 पार्ट्स होते हैं, क्या काम है वो भी हमने देख लिया। अब यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को ना हमेशा एलिमिनेशन से किया करो, एलिमिनेट किया करो, तो हम आंसर तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहला
क्या है एलिमिनेट करते हैं, स्टार्टिंग से देखते हैं। सेक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, ये काम तो है ही नहीं। अब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कौन सेक्रीट करेगा, ये हमको पता है कि ओवरी सेक्रीट करती है। ओवरी में कौन सेक्रीट करता है, तो ओवरी में हमको पता है कि ओवरी में ग्राफिन फॉलिकल सेक्रीट करता है। ग्राफिन फॉलिकल क्या प्रोजेस्टेरोन को सेक्रीट करता है, नहीं, ग्राफिन फॉलिकल एस्ट्रोजन को सेक्रीट करता है। तो प्रोजेस्टेरोन को कौन सेक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरोन को सेक्रीट करने का काम आपके कॉर्पस ल्यूटियम का है। क्लियर। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, ये ग्राफिन फॉलिकल क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मुझे पता है कि आपको बहुत सारे बच्चों को ये पता भी होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, कॉज आप बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, आप मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। बट जिस स्टूडेंट को अभी ये पता नहीं चल रहा है ना कि एस्ट्रोजन के लिए मैंने नाम ले लिया कि ग्राफिन फॉलिकल हो रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम हो रहा है, बिल्कुल घबराना नहीं है, टेंशन मत लो। धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, ओबीजी आपकी टिप्स पे करवा दूंगा। क्लियर, टिप्स पे करवा दूंगा पूरी ओबीजी। इवन सिर्फ ओबीजी नहीं, कुछ बच्चों का मैं कमेंट देख रहा हूँ कि हमारी एमएसएन बहुत वीक है। एमएसएन मेरी स्पेशलिटी है, टेंशन मत करो। एमएसएन इतने धांसू तरीके से पढ़ेंगे हम कि एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। बस बेयर विद मी, ठीक है, सपोर्ट करते रहो। धीरे धीरे हम पढ़ रहे हैं, जल्दी मत करो। ये मत बोलो कि बैच कब खत्म होगा। देखो ऐसा नहीं है कि यार पीआर है तो बहुत बड़ी बुक है, ठीक है। एक स्टूडेंट का कमेंट देख के मैं ये नहीं कर सकता कि डायरेक्ट ये टॉपिक, हाँ मैं मिक्स करूंगा। अभी मैंने ओबीजी के कुछ लेक्चर ओबीजी के आएंगे, 7-8 लेक्चर ओबीजी के आएंगे। उसके बाद मैं स्विच करूंगा आपके एमएसएन पे, फिर एमएसएन के कुछ लेक्चर्स आएंगे। उसके बाद मैं स्विच करूंगा फंडामेंटल पे, क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, लास्ट लेक्चर में, कि स्टार्ट जो हम उठा रहे हैं वो मेजर सब्जेक्ट्स को उठाएंगे। और मेरी कोशिश रहेगी कि 6-7 महीने में ये बैच कंप्लीट हो जाए। क्लियर। तो 6-7 महीने, आप सोच रहे हो कि इतना लंबा टाइम, 6-7 महीने में ये पीआर यादव पढ़ानी। हाँ, आपके पास अगर पीआर यादव बुक है, आप उसको जल्दी जल्दी थॉरली रीड कर लो। जहाँ पे कहीं दिक्कत आती है वहाँ पे देख लो। बाकी उतने लंबे लेक्चर्स हैं नहीं, थोड़ी स्पीड बढ़ा के देखोगे तो इजीली हो भी जाएगा। क्लियर। तो भटक गए हम टॉपिक से, वापस आते हैं। तो क्या है, द फंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज, तो सेक्रेशन ऑफ नहीं होती। पासेज वे ऑफ फीटस, क्या फीटस को पास करता है, अरे नहीं, वो तो यूट्रस पास करता है। ऑकरेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, क्या फर्टिलाइजेशन होती है फैलोपियन ट्यूब में, अभी तो पढ़ा, फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होती है। और किस रीजन में होती है, एम्पुला में होती है। बिल्कुल सर, ऐसा तो होता है। डेवलपिंग फीटस, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन सी इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो चलो अब देखते हैं जरा क्या लिखा है फंक्शंस में, पॉइंट समझते हैं। और मैं यहाँ पे आपको डायग्राम भी दिखा दूँ पहले। ये देखो डायग्राम, क्या क्या हो रहा है फैलोपियन ट्यूब में। ये देखो, ये देखो, यहाँ से ये ओवरी में से ये एग बाहर आया ना, ठीक है, ये एग बाहर आया, इसको सेकेंडरी oocyte कहते हैं हम, ठीक है। इन्फेंडिबुलम फिम्बरी ने कैच किया और वापस यहाँ पे आ गया। अब यहाँ देखो ये फर्टिलाइजेशन हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे डायग्राम में यहाँ दिखाया, बट ये एग जो है यहाँ तक आता है और यहाँ कहीं फर्टिलाइजेशन होती है, एम्पुलर रीजन में होती है। क्लियर। तो यहाँ कहीं फर्टिलाइजेशन हुई, फिर ये जाइगोट बना, देखो 2 सेल बने, फिर 2 सेल से आगे ये और बंच ऑफ सेल बन गया, मोरुला, ब्लास्टुला, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट। फिर ये ब्लास्टोसिस्ट इधर आके इम्प्लांट हो रही है, कहाँ, एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट हो रही है, ठीक है। याद रखना, जो इम्प्लांटेशन होती है ये पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्रस होती है। मतलब अगर ये यूट्रस है तो यूट्रस की पिछली दीवार, ठीक है, ये अगर यूट्रस है, मान के चलो ये यूट्रस है, इस यूट्रस को मैंने बीच में से काटा, ये आगे वाला हिस्सा हटाया, अब ये पिछली दीवार है, इस पिछली दीवार पे या पोस्टीरियर साइड, पोस्टीरियर टॉप साइड पे यहाँ पे कहीं इम्प्लांटेशन होती है। जब पढ़ेंगे इम्प्लांटेशन तब और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। डायग्राम को अच्छे से देख लो। अब समझते हैं इसके पॉइंट्स क्या हैं। तो फंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब आर, क्या है फैलोपियन ट्यूब के फंक्शन। तो सबसे पहला काम फैलोपियन ट्यूब का क्या है, तो याद रखेंगे, कॉन्वेज द फर्टिलाइज्ड ओवम, ये फर्टिलाइज्ड ओवम को कॉन्वे करता है, उसको स्पेस देता है चलने के लिए, और जाइगोट उनको ट्रेवल करवाता है। नॉट फीटस, याद रखना फीटस नहीं, क्योंकि फीटस कहाँ है, फीटस तो कहाँ है, ये आपके यूट्रस में होता है, ठीक है। फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस, कहाँ से, ओवरी से यूट्रस की तरफ, ठीक है, क्लियर। एंड स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म को भी देता है, कहाँ से, फ्रॉम यूट्रस टू ओवरी, ठीक है, फ्रॉम यूट्रस टुवर्ड्स ओवरी। लास्ट पिछली स्लाइड्स में मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया आपको। प्रोवाइड साइट फॉर फर्टिलाइजेशन, ये साइट प्रोवाइड करता है फर्टिलाइजेशन के लिए, और मेनली फर्टिलाइजेशन अकर इनटू एम्पुलरी पार्ट, एम्पुलरी रीजन में होती है। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। अब यहाँ पे हमको भी, यहाँ सेम क्वेश्चन है ना, फंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब बताओ, और यहाँ पे बोल रहा है कि फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, मतलब यहाँ पे बता रहा है कि इनमें से ये है फंक्शन फैलोपियन ट्यूब का। तो पहला क्या है, सेक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, अभी देखा नहीं है। हेल्प इन फीटल डेवलपमेंट, तो बिल्कुल नहीं करता है। एक्ट एज ए पासेज वे ऑफ वे फॉर द फीटस, क्या फीटस के लिए पासेज वे है, बिल्कुल नहीं है। तो मोबिलिटी ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम, हाँ बिल्कुल, मतलब जो फर्टिलाइज्ड ओवम है उसी को तो मोबिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है, किसकी मदद से, सीलिया की मदद से, बताया हुआ है पूरा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सरे स्टडी ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज नोन एज, ठीक है, याद रखना, सेल्फिंगोग्राफी, सेल्फिंगोग्राफी, सेल्फिंग्स फैलोपियन ट्यूब को बोलते हैं, और ग्राफी
समझ आ गया? तो सेल्फिंगोग्राफी इसका आंसर आ जाता है। अब जल्दी से आप मुझे कमेंट में ये 3 जो है इनका मतलब बताओगे कि क्या क्या होता है, ठीक है? पाइलोग्राफी क्या होता है, ठीक है, कॉलिसिस्टोग्राफी क्या होता है और माइलोग्राफी क्या होता है, इन तीनों के मुझे आप मतलब बताओगे। मैंने आपको बता दिया कि एक्सरे की स्टडी जो फैलोपियन ट्यूब की होती है उसको हम सेल्फिंगोग्राफी कहते हैं। इज इट क्लियर? यहाँ तक बात समझ आ गई? तो देखो यहाँ पे अब लिखा भी हुआ है, समझेंगे इसे। एक्सप्लेनेशन क्या है? रेडियोग्राफी ऑफ फैलोपियन ट्यूब आफ्टर गिविंग अ रेडियो ओपेक कंट्रास्ट मीडियम कॉल्ड सेल्फिंगोग्राफी। होता क्या है बेसिकली? रेडियो ओपेक मतलब, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब तो हॉलो है ना, एक्सरे जब भी हम करते हैं बोन्स का, जब हम करते हैं तो बोन्स डेंस होती हैं, क्लियर? एक्सरेज आती हैं, शीट जो होती है बिल्कुल वाइट होती है, बीच में अगर हाथ में रख दूं पीछे वाइट शीट होती है। अब यहाँ से जो रेज आएंगी मेरी बोन उनको पास नहीं होने देगी, इसलिए आपने एक्सरे देखा होगा व्हाइट कलर का वो दिखना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वहां से रेज पास नहीं हुई। अब फैलोपियन ट्यूब तो हॉलो है, इसका कैसे कर रहे हैं? तो बेसिकली क्या किया जाता है? रेडियो ओपेक फैलोपियन ट्यूब में फिल किया जाता है, रेडियो ओपेक कंट्रास्ट एक फिल किया जाता है फैलोपियन ट्यूब में, और उसकी हेल्प से जो है सेल्फिंगोग्राफी की जाती है। इट इज यूज्ड इन द टेस्टिंग ऑफ पेटेंसी ऑफ ट्यूब। बेसिकली जब भी क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है, ठीक है, फर्टिलाइज नहीं हो रहा है और पेटेंसी चेक करनी होती है कि मदर अगर जो फीमेल है वो अगर कंसीव नहीं कर पा रही है, क्या रीज़न है, उसमें टेस्ट को किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन द टेस्टिंग ऑफ पेटेंसी ऑफ ट्यूब इन इन्वेस्टिगेटिंग द इनफर्टिलिटी को इन्वेस्टिगेट करने में सेल्फिंगोग्राफी का यूज़ किया जाता है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्टिलाइज्ड ओवम इज इम्प्लांटेड इनटू यूट्रस आफ्टर। फर्टिलाइज्ड ओवम कब होता है? तो याद रखेंगे 7वें दिन, ठीक है, इसको तो डायरेक्टली याद रखो। 7वें दिन जो है, पहले दिन नहीं होता, 8वें दिन नहीं, 10वें दिन नहीं, 7वें दिन, 7th डे। क्लियर? एक्सप्लेनेशन है, आराम से देखेंगे। तो जाइगोट क्या है? फर्टिलाइज्ड ओवम, ठीक है, ये एग था, ये स्पर्म मिला, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और जाइगोट और स्पर्म मिलने के बाद क्या बनता है? ये सॉरी, एग और स्पर्म मिलने के बाद क्या बनता है? तो पहला सेल, उसको हम क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। तो ये क्या कह रहा है? जाइगोट फर्टिलाइज्ड ओवम, इसी को फर्टिलाइज्ड ओवम कह रहे हैं। ए सेल प्रोड्यूस्ड बाय द यूनियन ऑफ 2 गैमीट स्पर्म एंड ओवा टू टिल द पीरियड ऑफ 2 वीक्स, 2 वीक्स के पीरियड्स तक। इनिशियली डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट और फर्टिलाइज्ड ओवम अकर इन द फैलोपियन ट्यूब। स्टार्टिंग में कहाँ पे इसकी डेवलपमेंट होगी? फैलोपियन ट्यूब में। फर्स्ट 3 to 7 डेज, कब तक? 3 से 7 दिन तक। एंड लेटर डेवलपमेंट अकर इनटू द यूट्राइन कैविटी ऑफ यूट्रस। और बाद में कहाँ होगी? यूट्राइन कैविटी ऑफ यूट्रस में, यूट्रस में आ जाएगा, उसी को इम्प्लांटेशन कहते हैं, ठीक है। यूट्रस में आके इम्प्लांट हो जाएगा एंडोमेट्रियम के अंदर। फर्टिलाइज्ड एग रीचेज द ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। कहाँ पे? ब्लास्टोसिस्ट स्टेज तक ये पहुंचता है अराउंड 6 से 7 डेज। एंड दिस स्टेज द जाइगोट इम्प्लांटेड इन द वॉल ऑफ यूट्रस अराउंड 7th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। और उसके बाद ये क्या कह रहा है? जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज तक पहुंचेगा 6 से 7 दिन तक। उसके बाद ये जाइगोट जो है इम्प्लांट होगा कहाँ? यूट्रस की इनर वॉल में, ठीक है। कब? 7th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के 7वें दिन, फर्टिलाइजेशन के बाद 7वें दिन। इज इट क्लियर? यहाँ तक बात समझ आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच फीमेल reproductive organ is responsible for producing egg ova। अच्छा, विच फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कौन सा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है एग फॉर्म करने के लिए ओवा। कितना मतलब बेसिक क्वेश्चन है यार ये, तो मतलब इसमें क्या ही बताऊँ मैं, ठीक है। ओवरी, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। अब आपको बताऊँ मैं, आप सोच रहे होंगे बहुत पुराना क्वेश्चन है, आपकी स्टेट में पूछा गया है। GMC बारामूला स्टाफ नर्स सितंबर में जो पेपर हुआ था 2023 में, ये क्वेश्चन आया था। क्लियर? समझ आ गया? अब देखो समझो, मेन फंक्शन ऑफ ओवरीज आर, ओवरी का मेन फंक्शन क्या है? तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर ओवा या ओवम जिसको हम कहते हैं, या एग, ऑल्सो कॉल्ड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल और जर्म सेल, इसी को हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल और जर्म सेल भी कहते हैं, ठीक है। और ये कौन करता है? ओवरी डेवलप करती है। और ओवरी का काम क्या है? सेक्रीशन ऑफ 3 फीमेल सेक्स हार्मोन्स लाइक क्या क्या? एस्ट्रोजन बाय द थीका सेल्स ऑफ ग्रेफिन फॉलिकल, ग्रेफिन फॉलिकल से, प्रोजेस्टेरोन बाय कार्पस ल्यूटियम एंड इनिबिन। और क्या सेक्रेट करता है? इनिबिन सेक्रेट करता है। तो 3 हार्मोन सेक्रेट करती है फीमेल की ओवरी। क्या क्या? सबसे पहले एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड इनिबिन। इज इट क्लियर? समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं।
अब ये एस्ट्रोजन का क्या काम है, फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का लाना, ठीक है, यूट्रस के अंदर जो है एंडोमेट्रियम की प्रोलिफरेशन करवाना। प्रोजेस्टेरोन का क्या काम है, प्रोजेस्टेरोन का काम है उस प्रोलिफरेशन को और ज़्यादा डेंस करना, ठीक है, ये आफ्टर 14 डे जब जैसे ही ओवुलेशन हो जाती है उसके बाद। अब ये सारी चीज़ें डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बट मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ आपको। प्रोजेस्टेरोन का काम है प्रेगनेंसी को मेंटेन करना, प्रेगनेंसी को मेंटेन के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। इनहिबिन का काम होता है नेगेटिव फीडबैक देना एफएसएच को। क्लियर, समझ आ गया। आगे डिटेल में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज़ें मैं तब डिटेल में बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फीमेल हार्मोन सेक्रेटेड फ्रॉम ओवरी इज, क्या क्या है, तो अभी हमने पढ़ा था। क्या एफएसएच है, तो नहीं। एफएसएच कहाँ से होता है, पिट्यूटरी से होता है। जल्दी से कमेंट में बताओ, एंटीरियर से या पोस्टीरियर से। एस्ट्रोजन, हाँ बिल्कुल होता है। एलएच नहीं, ये भी पिट्यूटरी से। जल्दी से आंसर दो, पिट्यूटरी से कहाँ से, पिट्यूटरी के क्या बोलते हैं, एंटीरियर से या पोस्टीरियर लोब से सेक्रेट होता है। और अगर तो बिल्कुल नहीं आएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखो कहाँ है ये, ESIC 2016 में पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर थ्रू विच ब्लड एंड नर्व एंटर इन द ओवरी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि ओवरी के अंदर बताओ कौन सा वो स्ट्रक्चर है जहां से ब्लड और नर्व एंटर हो रही है, ब्लड और नर्व्स एंटर हो रही है। क्या यूट्राइन आर्टरी से होती है, तो नहीं, यूट्राइन आर्टरी से नहीं। क्या पोटेंशियल आर्टरी, नहीं, पोटेंशियल आर्टरी नहीं। ओविफोसा नहीं, याद रखना मेसोवैरम से होती है। ये क्वेश्चन आपका बहुत रिसेंट 2023 में पूछा गया है। केरला PSC असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आया था, नर्सिंग के 2023 में क्वेश्चन आया था। मेसोवैरम से होती है। ये मेसोवैरम कहाँ होता है, तो ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये डायग्राम आप देखो, यहाँ पे देखो, ये मेसोवैरम आ गया, ये मेसोवैरम रीजन है, ठीक है, ये मेसोवैरम वाला रीजन है। यहाँ से देखो, ये ब्लड वेसल और नर्व्स अंदर आ रही हैं ओवरी के। क्लियर, ये मेसोवैरम वाला रीजन है। डायग्राम को देख लो, समझ लो। अब इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं और समझते हैं। मेसोवैरम इज द पोर्शन ऑफ द ब्रॉडर लिगामेंट। किसका पोर्शन है ये, ब्रॉडर लिगामेंट का पोर्शन है, जहाँ से जुड़ी होती है ओवरी। ऑफ द यूट्रस, यूट्रस ओवरी वगैरह सारा ब्रॉडर लिगामेंट पे ये चिपका होता है, सपोर्ट करता है, ठीक है। दैट सस्पेंड द ओवरी, जहाँ से ओवरी सस्पेंड होती है। The ovarian artery and nerve get to pass through suspensory ligament and then enter the ovary via the mesovelum। तो कहाँ से आ रहा है, ओवेरियन आर्टरीज, नर्व्स, ये कहाँ से पास हो रही हैं, ये सब पास हो रही हैं सस्पेंसरी लिगामेंट से, और एंटर कहाँ हो रही है, ओवरी में एंटर हो रही है। किसके थ्रू, मेसोवैरम के। यही हमको क्वेश्चन पूछा गया था। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो गई, तो हाँ, यहाँ तक का आज का सेशन था। कैसा लगा आपको ये सेशन, ज़रूर बताएं, और कितनी हेल्प मिल रही है आपको इस सारथी बैच से, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपके कमेंट्स हमारे लिए फ्यूल का काम करते हैं। आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं जिसकी वजह से हमारी एनर्जी कम नहीं हो रही है। हम बार बार नया कुछ लॉन्च करने का सोच रहे हैं, बट अभी जो ये PR यादव है, ये तो सबके लिए बेनिफिशियल है, बहुत हेल्पफुल है। इस बुक ने न जाने कितने स्टूडेंट्स को अपना ड्रीम दिलाया है, और ज़रूर आपको भी आपका ड्रीम दिलाएगा। तो थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और साथ के साथ ही लास्ट पे फिर से बता रहा हूँ, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, तीनों कम्युनिटीज़ में हमारे साथ जुड़े रहो। तीनों प्लेटफॉर्म पे अलग अलग चीज़ें रोज़ आती हैं, रोज़ कुछ नई चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। और इसकी PR यादव जो अभी बैच चल रहा है, इसकी स्लाइड्स हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसकी स्लाइड्स कहाँ मिलेंगी आपको, तो ये सेम जो अभी मैं यहाँ पे स्लाइड्स आपको करवा रहा हूँ, ये स्लाइड्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। कैसे ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, तीनों का लिंक दिया है, इंस्टा का भी, व्हाट्सएप का भी और साथ में टेलीग्राम का भी। तो कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ